पार्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था लघुत्तम समापवर्त और एवं महत्तम समापवर्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने उसमें पिछली क्लास में हमने एलसीएम के बारे में बात कर ली थी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हमने देख लिया था। उस पर हमने समझा था मल्टीपल क्या होते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। यानी हमने एक बार समझा था गुणज को, फिर हमने दूसरे टॉपिक ये समझा था कि सार्वगुणज क्या होंगे, जिसको हमने कहा था क्या समापवर्त, हमने उसको समझा था। फिर हमने लघुत्तम समापवर्त को समझा था, समापवर्त। तो इस तरह से अब हम जो नए टॉपिक को समझेंगे वो हमारी है क्या, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब हम समझेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, वो हमारा चैप्टर क्या है। चैप्टर था हमारा लासा एवं मासा, ये हमारा चैप्टर था लासा एवं मासा, जिसमें हमने पिछली वीडियो में, जो लोग अगर इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो हमारे पिछली वीडियो को जाकर देखेंगे, पिछली क्लास को देखेंगे, तो हमने उस क्लास में हमने बस केवल इतने बारे का ही डिस्कशन किया। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे यस का मतलब है, यहाँ पे जो यस है उसका वो क्या है, वो है समापवर्त। यहाँ पे यस का मतलब है समापवर्त, और यहाँ पे जो यस है उसका पूरा फुल फॉर्म है वर्तक, समापवर्तक। यहाँ पे यस को जब पूरा लिखेंगे तो वो समापवर्तक है, और यम का है महत्तम। और यहाँ पे जो सा है, यस है, सा सॉरी सा है, यस नहीं। तो यहाँ पे जो सा का अर्थ है वो है समापवर्त। तो हमने समापवर्त के बारे में पढ़ लिया था, हम लोग पढ़ चुके थे समापवर्त के बारे में, डिस्कस कर चुके थे क्या क्या समापवर्त है और क्या लघुत्तम समापवर्त है। अब हमारी बात आती है कि हम अब समझेंगे समापवर्तक को। समापवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि इसकी अंग्रेजी है फैक्टर, और फैक्टर की हिंदी एक और होती है। एक तो समापवर्तक हो गई, इसकी होती है इसकी होती है कॉमन फैक्टर है, इसकी जो इंग्लिश होती है कॉमन फैक्टर। लेकिन अब अगर आप फैक्टर की देखेंगे, फैक्टर की जो हिंदी होगी, जो फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। समापवर्तक को क्या कहते हैं कि समापवर्तक की अंग्रेजी होती है कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम फैक्टर की हिंदी ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी गुणनखंड। अब आइए हम इसी को समझते हैं कि पहले हम फैक्टर को समझेंगे, समापवर्तक को भी रहने देते हैं। हमने समापवर्तक समझ लिया था, अब हम समापवर्तक को समझेंगे। समापवर्तक को समझने से पहले आप लोग इस सेशन को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर कुछ करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए अब हम समझते हैं क्या समापवर्तक। समापवर्तक को समझने से पहले हम समझेंगे फैक्टर। तो फैक्टर देखिए क्या है, फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, गुणनखंड। फैक्टर फैक्टर अब यहाँ से हम जैसे कोई संख्या लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने संख्या ली है 2। अब 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको तोड़िए, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं कि जिससे भाग दे सकते हैं। इसमें 2 में हम किन किन संख्याओं से भाग देते हैं, वही हमारा गुणनखंड होता है। इस संख्या में हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं कि जिससे ये पूरी की पूरी कट जाए, पूरी तरह 2 कट जाए, वो कौन कौन सी संख्या है।
वही दो के गुणनखंड कहलाएंगे। तो सबसे पहले एक, फिर है दो, तीन से नहीं कटने वाला। यानी कि देखिए एक चीज यहाँ पर रखिएगा, एक जो है ये एक, ये हर संख्या को काटता है कितनी बार, उतनी ही बार। तो एक सबका गुणनखंड होता है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। एक कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका पहला पहला गुणनखंड होता है, वो पहला होता है एक। तो इस एक को अब हम अगली जब संख्या लेंगे तो वहाँ लिखेंगे नहीं। वहाँ आप समझिएगा कि अगर कोई संख्या किसी से नहीं कट रही पर वो एक से कटेगी, स्वयं से और एक से, ये दो कटते हैं। तो एक हमेशा सबका होता है, इसलिए एक को लिया नहीं जाता है। अगर एक का किसी में मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर एक का हम किसी में मल्टीप्लाई कर दें एक्स में, तो ये एक्स ही रहेगा। एक्स की जगह अगर मान लीजिए हम 5 रख दे रहे हैं तो ये 5 ही रहेगा। अगर हमने 5 में एक का भाग कर दिया तब भी ये हमें 5 होगा। लेकिन अगर हमने 5 में एक जोड़ दिया तब हमारे मान पे प्रभाव पड़ेगा, 6 हो जाएगा। अगर हमने 5 में से एक घटा दिया तब हमें 4 प्राप्त। कहने का मतलब, अगर किसी भी संख्या में एक से गुणा या भाग किया जाता है तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही संख्या रहती है। तो यही कारण है कि जब हम दो का फैक्टर लिखते हैं या किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखते हैं तो एक को नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक से हम गुणा करेंगे तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक को किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान पर फर्क पड़ता है। अगर जोड़ेंगे तो एक बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो एक घट जाता है। तो अब अगली संख्या मान लीजिए हमने ले लिया, पहले दो लिया, दूसरी हमने ले लिया तीन। तीन का गुणनखंड करेंगे तो पहले एक, दूसरा खुद तीन होगा। अब देखिए ये इसका गुणनखंड होगा। अगर हम भाग भी देते हैं, देखिए गुणनखंड का मतलब भाग देंगे जो पूरी तरह कट जाए। अगर हमने तीन में एक से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, तीन एक कम तीन, कट गया, कुछ नहीं बचेगा, भाग गए तीन बार, सेम वही संख्या प्राप्त हुई। लेकिन यदि हम तीन में तीन से भाग दें तब हमें क्या प्राप्त हुआ, तीन एक कम तीन, अब हमें एक प्राप्त हुआ। अब हम अगली संख्या ये लेंगे कि क्या, हम लेते हैं अगली संख्या, हमारी जो संख्या होगी वो होगी 4। अब 4 का हम गुणनखंड निकालते हैं, एक को हम नहीं लिखेंगे। तो पहला गुणनखंड इसका होता है 2, दूसरा गुणनखंड क्या होगा, खुद 4 होगी, 4। देखिए कोई भी संख्या का हम अधिकतम जो लास्ट वाला गुणनखंड होता है वो खुद संख्या होती है। पहला और दूसरा तीसरा बदलते रहते हैं, जो अंतिम होगा वो खुद संख्या। जब कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी तो खुद से ही कटती है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर हम देखेंगे, 2 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4, एक कट गया पूरी तरह। अब अगर हम 4 से 4 में भाग देंगे तो 4 एक कम 4, ये भी पूरी तरह से कट गई। पूरी तरह से काटेगा वही उसका गुणनखंड होगा। क्या 3 इसका गुणनखंड हो सकता है 4 का, नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 नहीं कटेगा। इस तरह हम इसको गुणनखंड निकालते किसी भी संख्या का। अब हम लेते हैं क्या, संख्या हमारी हो गई 12। अब 12 का गुणनखंड बताइए क्या होगा। एक तो हम लिखेंगे नहीं, एक सबका होता है, तो पहला गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 2। 2 से 12 कटेगा, फिर देखेंगे क्या हम 3 से 12 को काट सकते हैं, तो 3 चौके 12, तो 3 हो गया। फिर हमारा 4 भी हो जाएगा, 4 3 12। फिर अगली संख्या 5 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 6 देखेंगे, 6 से कट जाएगा। 7 से 12 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, अब नहीं कटने वाला है। अब स्वयं किससे कटेगा, खुद 12 से। तो 12 के जो फैक्टर हुए या जो गुणनखंड हुए वो कौन कौन से हुए, पहला हो गया 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हुए। अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को काटेंगे, तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12, ये है। अगर हम इस तरह 18 का निकालें तब हम क्या देखेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से देखते हैं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 4 से 18 नहीं कटेगा, 4 चौके 16, 2 बच जा रहा, नहीं कटेगा। फिर 4 पच्चे 20 होता है, नहीं कटेगा। 5 से तो 18 कटेगा ही। फिर हम 6 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 18 जो हमने लिखा है। अब हम 7 से देखेंगे तो नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूने के 18, फिर खुद से 18 से कटेगा। यानी इसके जो गुणनखंड आए, जो फैक्टर आए, वो क्या है, 2 है, 6 है, 9 है, 18। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या है। ये होता है हमारा फैक्टर, ऐसे हम निकाल। फैक्टर का मतलब जो भी संख्या हो
वो किन किन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रही है या पूरी पूरी तरह कट जा रही है, वही उसका गुणनखंड होती है। उस संख्या का गुणनखंड वही होते हैं जिनसे वो कटती है। अब हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है। अब कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो मतलब सब में मिले। क्या अगर एक संख्या है तो उसमें हम किसी का मिला सकते हैं? अगर हम कहें आप अकेले हैं तो आपके दोस्त कोई है नहीं कि जो आप लोगों की विशेषता से मैच करेंगे। अगर दो दोस्त रहेंगे, दोस्त कब बनते हैं? जब वो दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, जब उनके कोई ना कोई एक व्यवहार मिलता रहेगा तभी वो आपस में दोस्ती करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। तो इस तरह अगर कोई एक संख्या है तो एक संख्या में कोई चीज़ तो मिलेगा नहीं। जब एक से अधिक होंगे या दो हो तीन हो तभी आप कॉमन कोई चीज़, कोई गुण उसका खोजेंगे ना जो सब में मिले। एक व्यक्ति में तो एक उसी का सब कुछ रहेगा। इस हिसाब से अब हम यहाँ पे हमारी जब संख्याएं होंगी तो वो एक से अधिक संख्या आएगी। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की, समापवर्तक की। अब हम बात करेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर में एक संख्या नहीं होगी, एक से अधिक होगी। मतलब कम से कम दो संख्याएं होंगी, दो या दो से अधिक। तो एक नहीं होगी, एक संख्या नहीं होगी। अब हम दो संख्याएं लिख रहे हैं। अब आप देखिए, पहली संख्या मान लीजिए हमने क्या लिख दी, 10। दूसरी संख्या हमने लिख दिया 12। अब इसमें बताइए, अब इनका आप दोनों का क्या निकालेंगे? सबसे पहले दोनों को फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, फिर 5 से और फिर 10 से। 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, अब 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10। एक सब में होता है, एक का भी हम बात नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12। अब इनमें से हम देखेंगे कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो सब में हो। अभी हमने बात किया था कि दोस्त कब बनते हैं? दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक होंगे, तो उन दो जो भी व्यक्ति होंगे, जितने भी होंगे, एक अकेला व्यक्ति किसी दोस्त नहीं हो सकता। वो खुद का ही रहेगा, जो उसमें कमी होगी अच्छाई होगी उसी की होगी। और जब दो हैं तब उसमें देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई गुण कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है कि नहीं। जब तीन होंगे तो तीनों में देखा जाएगा क्योंकि कोई गुण कॉमन, कोई गुण मिल रहा है सब में या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उनको कोई समानता नहीं दी जाएगी, एक साथ नहीं रखा है, अगर मिलेगा तब रखा जाएगा। तो अब देखिए इस इनमें इनमें क्या कोई है? संख्याएं में जब कहीं भी कोई संख्या नहीं मिलती कॉमन तो उसमें एक हमेशा कॉमन रहता है। अब इसमें देखेंगे, इसके गुणनखंड में 2 है, 5 है, 10। इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला। 5 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है। 10 इसमें है, इसमें कहीं नहीं। बाकी 3 इसमें है, 4 इसमें ऊपर नहीं है। तो मिल क्या रहा है हमें? जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है हमें? 2। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारा 2, क्योंकि यही दोनों में मिल रहा है। हमारा कॉमन फैक्टर ये 2 हो जाएगा। अब हम आगे संख्या लेते हैं। अभी आप देखिएगा, अब हम संख्या लेंगे क्या? एक हम ले लेते हैं 24 24 और दूसरी हम लेते हैं 36। अब इन दोनों का आप फैक्टर करिएगा, तो करेंगे तो 24 का क्या, 2, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 अट्ठे 24, 3, फिर 6, 4, 4 छक्का 24, फिर 6, फिर 8, 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 24। यही होगा, काट के देखिए। 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 3 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना, 6 बार जाएगा, फिर 8 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 12 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और 24 से काटेंगे तो 1 बार। अब 36 का हम देखेंगे, 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, सही, 12 3 36, ठीक, 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 चौक 36। फिर अब किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 चौको 36। फिर 9 के बाद किससे कटेगा, 12 से।
12 तिहाई 36, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 तिहाई 36, फिर किससे कटेगा? 13 नहीं 12, 14 से कटेगा, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से फिर कटेगा, 18 दूनी 36, फिर सीधा 36 से कटेगा। अब इसमें मैच कराइए, देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे दो, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार, छः यहाँ पे, छः यहाँ पे, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। अब आगे नहीं, यहाँ 24, यहाँ 18, यहाँ 36। तो अब इनके देखिए कॉमन क्या मिल जाएंगे, जो उभय निष्ठ है इनमें, क्या क्या उभय निष्ठ, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये इनके कॉमन फैक्टर होंगे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप लोग कॉमन फैक्टर भी निकालना सीख गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका, अब पूरे का हम बात करेंगे महत्तम समाप्त वर्तक। अभी तक तो हमने कॉमन और फैक्टर देखा था, फिर कॉमन फैक्टर देखे हैं। अब हम महत्तम की बात करेंगे, जो हमारा शब्द है महत्तम। अब हम बात करेंगे किसकी, महत्तम, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, यही हमारा जो अंग्रेजी का शब्द है, यही हमें डिफाइन करा देगा यहाँ पे। हाईएस्ट, हाईएस्ट को देखिए, महत्तम कह लीजिए, चाहे उच्चतम कहिए, चाहे सबसे बड़ा कहिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो अब हम जो भी निकालेंगे, और ये क्या था, समापवर्तक, समापवर्तक को आप देखिए। अब तक ने हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, अब हम कॉमन फैक्टर में वो फैक्टर ढूंढेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे समापवर्तक कर लीजिए। कहने का महत्तम समापवर्तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तक ले तो हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए थे। अब हम जो ये हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो भी कॉमन फैक्टर होगा, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा होता है महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम फिर पिछली संख्या पे आएंगे, हमने जो संख्या 24 और 36 लिया था, 36 लिया था, तो इसका हमने क्या किया था, 2, 3, 4, 6, 8, फिर 12, फिर 24। फिर हमने 36 का क्या किया था, 2 किया था, 3 किया था, 4 था, 6 था, 9, 12, 18, फिर 36, ये हमारे थे। अब इनमें से जब हम कॉमन फैक्टर निकाले थे, देखिए जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला था, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया था, 2, 2, 3, 4, 6, 12, ये आया था। हमारा जो कॉमन फैक्टर आया था, हमारे यही आए थे। क्या क्या आए थे, 2 आया था, 2 ये दोनों मिल रहा था, 3 दोनों मिल रहा है, 4 दोनों में, 6, फिर 12, फिर उसके बाद नहीं मिल रहा। तो अब इनके में, इनमें हम देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 12, 12 से बड़ा कोई नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा। ये जो 12 होगा, यही हमारा होता है क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, अगर हम इतना ना करें, सीख रहे हैं तब तक तो ठीक है, बाकी जब हम एग्जाम में बैठेंगे, हमें अगर पूछेगा 24 और 36 का क्या बताइए महत्तम समापवर्तक, तो हम सीधा कर देंगे 12, क्योंकि हम 12 हम भाग देंगे 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 तेईं 36, जो 12 है
ये दोनों को काट दे रहा है। यही होता है हमारा समाप महत्तम समापवर्तक। अब हम थ्योरी लिखेंगे। अब समझने के लिए हमने समझ लिया, अब हम इसकी परिभाषाएं लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा समापवर्तक। आप लोग हेडिंग डालिएगा। हेडिंग हमारी होगी समापवर्तक। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। हमने इसको समझ लिया था एग्जाम्पल से। अब हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। तो हमें परिभाषा क्या है इसकी, तो हम परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा है ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करें। विभाजित करें उसे उस संख्या उन संख्याओं का, उसे उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं। जैसे 10, 20, 30। 10, 20, 30 के समापवर्तक क्या होंगे? 2, 5 और 10। इतने। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे महत्तम समापवर्तक। दूसरी हमारी हेडिंग होगी महत्तम समापवर्तक, जिसको हम बोलते हैं मासा। हमारी हेडिंग क्या होगी?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारी हेडिंग होगी। इसकी हम एक सामान्य परिभाषा देखेंगे, फिर और एक दूसरी परिभाषा देखेंगे जो एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। हम दो परिभाषाएं इसके देखेंगे, एक नॉर्मली जो परिभाषा वो, एक जो एनसीईआरटी में दी गई है वो। पहली परिभाषा हम लिख क्या रहे हैं कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को प्रत्येक पूरी पूरी विभाजित करे करे तो वह संख्या उन संख्याओं उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती, कि मासा कहलाती है। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक कहलाती है। और अब हम दूसरी परिभाषा देखेंगे जो एनसीईआरटी द्वारा दी गई। तो एनसीईआरटी ने अपनी परिभाषा क्या दी है, वो ये है कि दो या दो से दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही उन संख्याओं का मासा कहलाता है। कहलाता है, ये हमारी एनसीईआरटी द्वारा परिभाषा दी गई नीचे वाले जो दूसरे नंबर की। पहले नंबर की है कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या को पूरी पूरी तरह, दोनों संख्याओं को जो भी संख्या दी गई होंगी उन सबको पूरी पूरी तरह विभाजित करे तो वो संख्या उन संख्याओं की मासा कहलाती है। एनसीईआरटी ने दिया दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही उन संख्याओं का मासा कहलाएगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हमने एग्जाम्पल लिया था 24 और 36 का।
तो इनका जो गुणनखंड था हमारा 2, 3, 4, 6, फिर 8 था, फिर 12, फिर हमारा कितना था, 12 दूनी 24, और इसका हमने लिया था तो 2, 3, 4, 6, 9, 12, फिर 18, फिर हमारा था 36। तो अब इनके जो गुणनखंड है, तो अब वो देखेंगे कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, जो जो कॉमन होगा, जो सब में होगा और जो सबसे बड़ा होगा। जब से मिलेगा तो कॉमन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन जो इनमें सबसे बड़ा है, क्या 2 सबसे बड़ा है? नहीं, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 12। तो इनका जो होगा, अगर हम इनका मास अब कुछ बताएं, तो इनका जो मासा है वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा 12, क्योंकि 12 ही एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है और जो सबसे बड़ा है। यही हमारा होगा इसका आंसर। और इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखेंगे ऊपर वाले में, तो हम यही संख्या रखेंगे, हम यही संख्या रखें। अब देखिए, हम ऊपर वाले के हिसाब से देख रहे हैं। ऊपर वाले का हमने अगर 24 ले लिया संख्या और हमने ले लिया 36, यही दो हमारी संख्याएं हैं। अब हम वो संख्या देखेंगे कि जिससे इसमें भाग चली जाए। अगर हम 24 को काट रहे हैं, 2 से कट रहा है, फिर 36 2 से कट रहा है। फिर अगर हम देखेंगे कि 4 से भी ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट, फिर हम 6 से ट्राई करेंगे, 6 से ये कटेगा, ये कटेगा। फिर हम 8 से करेंगे, 8 से 24 तो कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा, तो फिर वो हमारा होगा नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या, 12 से 24 नहीं कटे, 9 से देखेंगे, 8 के बाद 9, 9 से देखेंगे तो हम 24 नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा, 10 से दोनों नहीं कटेंगे, 11 से नहीं। फिर हम 12 पे आएंगे, तो 12 देखेंगे, 12 से 24 भी कट जाएगा और 36 भी। फिर 13 से हम काटेंगे, तो 13 से 24 नहीं कटेगा, ना 36 कटेगा, 14 से 24 कटेगा नहीं, 36 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 14 कम 14, फिर 10 बच जाएगा, 10 कटेगा नहीं। 36 में तो 2 बार जाएंगे, 14 दूनी 28, तब भी नहीं कटेगा। 15 से नहीं कटेगा। फिर हम 16 से देखेंगे, तो 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं। फिर हमारी 18 से 36 कटेगा लेकिन 24 नहीं। तो यानी जो हमें प्राप्त होगी वो हमें होगी यहाँ से 12। 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या जो 24 और 36 को काट सकती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी यही इनका मासा होगा, इन दोनों का। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। धन्यवाद आप सभी का हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ समझ में आया हो, तो हमारे इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं हमारी वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लगे कि आपके दोस्तों में इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके, उनको हेल्प मिल सके, तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और